नमस्कार। भारतीय वीरांगनाओं की कहानी रानी की जुबानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस एपिसोड में भी हम सावित्रीबाई फुले की ही बात करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो कार्य था अभी पूर्ण नहीं हुआ। हम उनके बारे में, जो उनकी उपलब्धियां हैं, उनके बारे में इस एपिसोड में हम उनके बारे में बात करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने वो कौन थी और उन्होंने किस तरह से अपने समाज सुधार के लिए अपना जीवन अर्पित कर दिया समाज को, उसके बारे में जाना। और इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां की और उन्होंने किस तरह से इस समाज का सुधार किया, हम महिलाओं का सुधार किया। और वो पहली महिला शिक्षिका थी जिसने हम सभी महिलाओं को प्रेरित किया पढ़ने के लिए और शिक्षा का महत्व हम लोगों को समझाया। और मैं आपको एक और जानकारी देती हूँ कि आजकल जो पीटीएम होती है वो उसकी शुरुआत करने के लिए भी उनका नाम जाना जाता है। सबसे पहले उन्होंने ही इस चीज़ को आगे बढ़ाया था, क्योंकि जिन बच्चियों को वो पढ़ाती थी, उनके माता पिता को बुलाती थी और उनसे बातचीत करती थी और उनको बताती थी कि इसका महत्व क्या होता है इनकी ज़िंदगी में और इनकी ज़िंदगी में कितना सुधार आने वाला है। तो आज हम बात करेंगे सावित्रीबाई फुले की और उनके उपलब्धियों के बारे में। 1848 में जब उन्होंने पहला स्कूल खोला था, जिसमें केवल 9 छात्राएं थीं, इस वक्त पर ये पहली प्राचार्य बनी सावित्रीबाई फुले बालिका विद्यालय की। पहली शिक्षा उन्होंने खुद की, जो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। आज आप सोच के देखिए कि आज से करीब 150 साल से भी ऊपर उन्होंने उस वक्त पर एक नीच वर्ग की स्त्री थी और उन्होंने अपने आप को पहले शिक्षित किया और उसके बाद ये सोचा कि जब तक मैं औरों को शिक्षा ना दे दूं और औरों को इस समाज में शिक्षा का महत्व ना समझा दूं तो मेरा जीवन सफल नहीं होएगा। ये ठान कर, ये लक्ष्य लेकर वो चली थी, जिसमें उनका साथ दिया था उनके पति ज्योतिबा फुले ने। और ये उस वक्त पे इतना आसान नहीं था एक शिक्षा ग्रहण करना, जहाँ पर महिलाओं का कोई अधिकार ही नहीं था। उनको सिर्फ घर की 4 दीवारी के अंदर रहने के सिवाय और कुछ नहीं होता था। पहले अपने माता पिता के घर में और उसके बाद अपने पति के घर के, और उनके कामकाज करने के सिवाय उनका कोई अधिकार नहीं था। और जो उस वक्त पर जो महिलाओं के साथ बीत रही थी, उन्होंने बड़ी गहराई से इस बात को देखा और उन्होंने सोचा था कि जब तक इन समाज में शिक्षा का नहीं हम आगे बढ़ाएंगे, तब तक इनकी सोच बदलना भी बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले ये जरूरी था कि समाज को शिक्षित किया जाए, उसके बाद ही समाज में बदलाव किया जाए, क्योंकि जो कुरीतियाँ थी वो इतनी धर गई थी कि उनको निकालना बहुत मुश्किल था। तो पहली चुनौती थी, उन्होंने अपने आप को शिक्षित किया और उसके बाद एक शिक्षिका बनने का। उस समय हमारे, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे समाज का जो सोच थी और जो उसमें बदलाव आना था, उसके लिए ये कार्य करना बहुत ही मुश्किल काम था। लेकिन उन्होंने इस लक्ष्य को पार किया, कभी भी इन मुश्किलों से वो डगमगाई नहीं, लेकिन अपना जो कार्य था और वो आगे बढ़ती रही। इसका जो आज हम पढ़े हैं, आज हम महिलाओं जो शिक्षित हैं और आगे समाज में पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, इसका श्रेय जाता है सावित्रीबाई फुले को। समाज को सुधारने की सोच और उसके लिए उनको हर एक पग पर उनको लड़ना पड़ता था, तो वो कोई आसान काम नहीं था। उस वक्त पे पहले तो उन्होंने हर एक छात्रा के घर जाके उनके माता पिता को इसके लिए प्रोत्साहित किया ताकि वो अपनी बच्चियों को भेज सके। और उसके बाद उन्होंने 9 लड़कियों से, जैसे मैंने आपको बताया, शुरू किया था और
कुछ ही समय में, कुछ ही महीनों में उनके पास 25 लड़कियां होंगी। और इस तरह से वो एक स्कूल से दूसरा, दूसरे से तीसरे करते करते उन्होंने कुल मिला के 18 स्कूल खोले थे। उस वक्त पे जो उनको जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो ये पुरुष प्रधान देश है, उस वक्त पे जो समाज था पुरुष प्रधान, वो नहीं चाहता था कि ये जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हों और वो हमारे सम्मान और हमारे सब जैसे ही अधिकार पाएं। तो इस वजह से उनके ऊपर बहुत सी फिजिकल, जैसे कहते हैं टॉर्चर, वो भी उनको सहना पड़ता था। जब वो अपने घर से स्कूल विद्यालय तक जाती थी तो रास्ते में बहुत से इस तरह के लोग थे जो उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, जो उनके ऊपर टमाटर फेंकते थे, कोई तो उनके ऊपर पत्थर भी मारता था, लेकिन वो घबराई नहीं। और एक बार की बात है कि जब वो इस तरह से अपने विद्यालय के लिए निकली थी तो उनके सामने एक पुरुष आके खड़ा हो गया और उसको रोकने लगा। उन्होंने पहले उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन जब वो समझा नहीं तो उन्होंने एक जोर से उसको चांटा मारा। वो पुरुष कहाँ चला गया उसके बाद वो कहती मैंने नहीं देखा कभी भी उस पुरुष को। और उसके बाद से जो लोग उसके ऊपर पत्थर मारते थे वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। लेकिन जब ये जो कुछ समय था जब वो विद्यालय के निकलती थी और उनके जो कपड़े थे, जब लोग उसके ऊपर कीचड़ गोबर फेंकते थे तो गंदे हो जाते थे, और जब विद्यालय पहुंचते पहुंचते तक वो इस हालत में नहीं होती थी कि वो उसमें रह के बच्चों को पढ़ा सके। तो फिर उनके पति ने उनको सलाह दी कि आप अपने साथ 2 जोड़ी कपड़े लेके जाइए और एक जोड़ी पहन के जाइए और एक उधर जाके बदलो। तो इसी तरह से उन्होंने ये कार्य किया और हिम्मत से और धैर्य से इसके ऊपर सफलता भी पाई। उस वक्त की जो सबसे बड़ी वो चुनौती, जो उन्होंने बहुत ज़्यादा चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि वो जिस बात के लिए दृढ़ निश्चय ले लेती थी वो कभी पीछे हटती नहीं थी। क्योंकि अगर उनको पता था कि अगर मैंने ये बीड़ा उठाया है तो उसको पूरा करना भी मेरा ही कार्य है। इसी तरह से उन्होंने, जैसे जब अब हम कई बार सोचते हैं कि हम कुछ इस समाज में जब हमारे को बहुत सहूलतें हैं, उस वक्त पे भी हमारे को कुछ थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। आप सोच के तो देखिए कि उस महिला के ऊपर उस वक्त पर क्या क्या गुजर रही थी जब उनको समाज उनके साथ नहीं था। वो अकेली इस जंग को लड़ रही थी। किस लिए लड़ रही थी? ताकि वो महिलाओं का उद्धार कर सके। इसी कार्य को उन्होंने एक वो जिस तरह से जितनी भी उनको मुश्किलें आती थी तो वो यही सोचती थी, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करती थी कि हाँ, ये मुश्किलें भी किसी भी रास्ते में चलने के लिए मुश्किल तो आती हैं और किस तरह से हमने उनका सामना करना है, ये उसके बारे में बहुत उनको मोटिवेशन मिलती थी। और तभी तो कहते हैं तो उनका जो जीवन था इन्हीं चीज़ों ने उनको सार्थक बनाया था। सफल तो बहुत लोग होते हैं लेकिन सार्थक कितने हो पाते हैं ये बहुत मुश्किल होता है। सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिबा राव फूले दंपति समाज के सुधार के उन्होंने कार्य किए और शोषित वर्ग को ऊपर उठाने का भी उन्होंने जागरूकता फैलाने की कोशिश बहुत अपनी जितना हो सकता था उन्होंने फैलाई। हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर जो इन्हें अपना गुरु मानते थे, उन्होंने भी इस कार्य को फंडामेंटल राइट्स में हमारे संविधान में लिखा है। क्योंकि उन्होंने कहा था, ज्योतिबा राव ने, कि हर एक को शिक्षा का अधिकार भी होना चाहिए, हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। तो यही चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम भीमराव अंबेडकर ने भी इनको अपने फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिया और संविधान में इसको लिखा गया। ये पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से 25 उस में आते हैं। उस वक्त की जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने उस वक्त पे ज्योतिबा राव को सम्मानित भी किया था। शिक्षा के क्षेत्र में इस दंपति ने पहला स्कूल पूना में खोला, उसके बाद 18 स्कूल खोले। और एक स्कूल चलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन
कोई संसाधन नहीं थे, फिर भी उन्होंने जिस तरह से हो सका उन्होंने समाज की सेवा के लिए 18 स्कूल खोले, और ये चुनौती से कोई कम बात नहीं थी। सावित्रीबाई ने एक महिला सभा का आह्वान किया जहां सभी जाति के सदस्यों का स्वागत किया जाता था और सभी के एक साथ मंच पे बैठने की उन्होंने कहा कि हम सब एक हैं और एक ही साथ मंच पे बैठेंगे, और ये अपेक्षा भी की गई। इससे ये पता चलता था कि शिक्षा के साथ साथ समानता का भी कार्य वे कर रहे थे, और महिलाओं के जो निम्न वर्ग के महिलाएं थी उनके उत्थान पर भी ये कार्य कर रहे थे। समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार उसी वक्त पे हमारे जो शुरू हुआ था, जो आज हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन भी इन्होंने किया, और एक समाज सुधारक जो ये थे उन्होंने इसको एक शिक्षा के रूप में, और उनको जो पूर्ण विवाह विधवाओं का किया उसके लिए भी उनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने इसके ऊपर कार्य किया और कुछ हद तक उस वक्त पर भी सफल हुए, और उन्होंने काफ़ी इस तरह से विधवा पुनर्विवाह विवाह भी करवाए थे। बाल विवाह के वो खुद खिलाफ थे, और क्योंकि इन दोनों का भी बाल विवाह हुआ था, और लेकिन उन्होंने ये बात सभी के सामने रखी कि ये बात ठीक नहीं है। अगर इतने छोटे बच्चों का विवाह कर देते हैं, उस वक्त पे उनकी कुछ करने की, उस वक्त पे उनके कुछ बनने की, उनके अंदर इच्छा अगर हम जागृत करेंगे तो समाज में समाज में इसको उन्नति भी होगी और समाज आगे भी बढ़ेगा। 24 सितंबर 1873 में पहला सत्यशोधक विवाह उन्होंने किया है, जिसमें ना दहेज था, बिना ब्राह्मण के, पुजारी के, बिना रीति रिवाज के विवाह करवाया था, ताकि जो ये हमारे समाज की कुरीतियाँ थी कि जो रीति रिवाज है उसके ऊपर इतना धन खर्च होता था, और कई लोग दे सकते थे, कई लोग नहीं दे सकते थे, और दहेज प्रथा को तो वो उसके शुरू से ही उसके खिलाफ थे, और उन्होंने उसको हटाने की कोशिश करी थी। और जब ये पहला विवाह उन्होंने 24 सितंबर को करवाया, उसके बाद धीरे धीरे लोगों को इसके लिए जागरूक किया, और लोगों को समझ आई कि जरूरी नहीं है कि जब हमारे पास बहुत धन हो तभी हम अपनी पुत्रियों का विवाह कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। लेकिन ये चीज़ देखकर उन सभी के अंदर एक उत्साह सा आया। ये जो समाज की कुरीतियाँ जितनी भी हो सकती थी, उन्होंने अपने जीवन काल में उनको दूर करने की बहुत कोशिश करी। उनके पास ना तो ज़्यादा पूंजी थी, ना ही ज़्यादा संसाधन थे। उन्होंने जितना हो सकता था वो अपने घर से ही हर एक कार्य शुरू करती थी, ताकि एक बार शुरुआत होगी तो धीरे धीरे उनको लोग आएंगे, उनको कुछ दान, उनको कुछ डोनेशंस मिलेंगी, तो वो उनको आगे बढ़ाती जाएंगी। पूना का पहला स्कूल उन्होंने खोला जो शूद्र और अति शूद्रों के लिए था। इस दंपति ने एक शोषक ट्रस्ट की शुरुआत भी करी। इन दोनों ने एक दूसरे का सहारा बनते हुए ये कार्य मिलकर किया। जो ट्रस्ट स्टार्ट किए थे वो उनका नाम है, एक है नेटिव फीमेल स्कूल पुणे, दूसरी ट्रस्ट का नाम था द सोसाइटी ऑफ प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ माहर, जिसमें कई स्कूल शामिल थे। 18 स्कूल तो इन्हीं के थे। फिर उन्होंने एक देखभाल केंद्र खोला जिसमें उन्होंने गर्भवती विधवा महिलाएं की सुरक्षा, प्रसव हेतु शिशु हत्या की प्रथा को समाप्त करने के लिए ये इन्होंने एक केंद्र खोला, जिसमें ये सारी होती थी। जो उनकी कुरीतियाँ थी उनको हटा सके, इस वजह से उनकी मदद कर सके उन विधवाओं की, क्योंकि बहुत कम उम्र में जिन बच्चियों की शादी हो जाती थी और बड़े बड़े जो लड़के होते थे वो उम्र में उनके बहुत ज़्यादा उनके पिता के समान बड़े होते थे, और जब उनकी उस हिसाब से उनकी जब मृत्यु हो जाती थी, वो छोटी छोटी बच्चियाँ
विधवा हो जाती थी और उनको ससुराल वाले निकाल देते थे। अपने घर वो जा नहीं सकती थी। उनका जो इस समाज में शोषण होता था वो बहुत दयनीय होता था। लेकिन सावित्रीबाई फुले ने उन विधवाओं को थामा और उनके साथ जो हादसे हुए थे उनको दूर करने का प्रयास किया। और जो महिलाएं उस वक्त पे जो विधवाएं थी, जो गर्भवती हो गई थी, शिशु हुए उनके, और उनको भी उन्होंने पाला, उनको एक दिशा दिखाई, उनको पढ़ाया और उनको आगे चलने के लिए प्रेरित किया। बाल हत्या प्रतिबंधक गृह शिशु हत्या निवारण जो उन्होंने अपने घर से ही खोला था, क्योंकि उनके पास संसाधनों का अभाव था। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य निम्न जाति अनुसूचित जनजाति की शिक्षा देने के साथ साथ समाज की शोषक परंपरा में अवगत कराना भी था, अवेयरनेस बढ़ाना था, कुरीतियों को हटाना था। 1892 में सावित्रीबाई ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में उनसे बात करी और उनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए महिला सेवा मंडल की शुरुआत करी। क्योंकि जागरूकता कितनी जरूरी थी ये सावित्रीबाई फुले समझ गई थी कि जब तक स्त्रियों को जागरूक नहीं करेंगे तो समाज भी जागरूक नहीं होएगा। इनकी जो पहली काव्य संग्रह था 1954 में उन्होंने ये लिखी थी और ये समाज की कुरीतियों पर उन्होंने कलम से भी प्रहार किया था। 28 नवंबर 1890 में ज्योतिबा राव की मृत्यु हो गई और 1892 में उन्होंने उनकी मृत्यु के बाद बाबन काशी सुबोध रत्नाकर के बारे उन्होंने इसमें अपने पति के ज्योतिबा राव के बारे में लिखा। ये दो बहुत अच्छे वो उन्होंने काव्य थे जो उन्होंने इसमें लिखे और इसमें ज़्यादातर इन्होंने अपने पति ज्योतिबा राव के बारे में इसके में बताया गया। सबसे ज़्यादा जो उनकी प्रचलित कविता थी वो थी गो गेट एजुकेशन, जिसमें शिक्षा प्राप्त करने के लिए उत्पीड़ना की जंजीरों से मुक्त होने का आग्रह था। और अपनी कविता के माध्यम से इन्होंने ये समाज को बताया था कि जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी समाज में शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको जो तकलीफ़ें, जो मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं वो बहुत ज़्यादा दयनीय होती हैं। सभी क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किए उस वक्त पे जब मैं स्त्रियों के पास कोई अधिकार नहीं थे, इसीलिए उन्हें प्रेरणा का स्रोत भी कहते हैं। सावित्रीबाई ज्योतिबा राव फुले ने एक संतान गोद ली थी जिसका नाम था यशवंत राव, जो एक ब्राह्मण विधवा के पुत्र थे। क्योंकि इनकी अपने कोई संतान नहीं थी तो इन्होंने इसको यशवंत राव को गोद लिया और जो बड़े हो गए एक डॉक्टर बने और उन्होंने अपनी माँ सावित्रीबाई फुले की बहुत मदद की। ज्योतिबा राव फुले का दाह संस्कार भी सावित्रीबाई फुले ने ही किया, क्योंकि उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी तो उनके अपने जो रिश्ते में कोई था नहीं, तो उनका जो दाह संस्कार था वो सावित्रीबाई फुले ने एक स्त्री होकर उन्होंने किया। ये भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। संघर्षों से वह इतनी मजबूत हो गई थी कि अपने जो उनको दृढ़ निश्चय थे, उनके जो निश्चय अब एक बारी जो ठान लेती थी उन पर अटल रहती थी। जब प्लेग फैला तो ये रोगियों की सहायता की और निरंतर करती रही। इनके जो पुत्र थे यशवंत राव जो डॉक्टर थे और उन्होंने इन प्लेग पीड़ित लोगों की जो सेवा कर रहे थे और उनका ये काफ़ी दिन उनके साथ रही और उनकी जो सेवा करती रही। तो कहते हैं कि एक बार ये एक 10 साल के बालक को जब उठाकर वो एक जो प्लेग केंद्र बनाया हुआ था जहाँ पर हर एक प्लेग का जो पीड़ित थे लोग उनको वहाँ पर पहुँचाया जाता था, तो वो 10 साल के उस बालक को लेके वहाँ गई
तभी इनको इन्फेक्शन हो गया और 10 मार्च 1897 को इनका प्लेग से देहांत हो गया। अपना सारा जीवन इन्होंने समाज सेवा के उद्धार में किया और मरते दम तक ये समाज सेवा करती रही। उनका जिस लक्ष्य को लेकर वो चली थी, उन्होंने उसे पूरा किया और समाज को प्रेरणा दी कि अगर हम कुछ ठान लेते हैं तो उसको करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुश्किलें तो आती हैं लेकिन उनसे जूझना, उनसे लड़ना ये हमारे अंदर होना चाहिए, तभी हम किसी कार्य के लिए सफल हो सकते हैं। इनके जीवन से हमें सार्थकता किसे कहते हैं देखने को मिलती है। सावित्रीबाई आज भी भारतीय महिलाओं के लिए एक आदर्श हैं और 2014 में पुणे विश्वविद्यालय का नाम बदलकर सावित्रीबाई फुले विश्वविद्यालय कर दिया गया। ऐसी महिला को मैं और हम सब भारतीय महिलाएं शत शत नमन करते हैं। अगली श्रृंखला में एक और भारतीय वीरांगना की कहानी के साथ आपके समक्ष आऊंगी। तब तक के लिए रानी शर्मा को नमस्कार, आभार और धन्यवाद।